चाहा है, परिवर्तन किया है, जो क्रांति आई है वकीलों के नाते आई है, जो बदल हुआ है वकीलों के नाते हुई है। और जब भी कोई समस्या खड़ी हुई है तो सबसे पहले कोई खड़ा हो गया है तो ये काली कोट की बिरादरी खड़ी हुई। अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, आपातकाल तक आप जाइए। सारे लोग डर गए जब इंदिरा गांधी ने इस देश में इमरजेंसी लगाई। किसी जज की हिम्मत नहीं हुई कि बोले कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी गलत लगाया। किसी आईएएस की हिम्मत नहीं हुई, किसी डॉक्टर इंजीनियर की हिम्मत नहीं हुई। सबसे पहले कोई आगे जाने वाला था तो एक काले कोट की बिरादरी थी कि नहीं, इस देश में लोकतंत्र को बहाल कर। पीएल लेखी जेल गए, रविशंकर प्रसाद हमारे नेता थे, 19 महीना जेल गए। एडवोकेट अरुण जेटली 19 महीना जेल गए। जेठमलानी पर मीसा लगा। नारीवन के पास असिस्टेंट सॉलिसिटर, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का पद था, सिर्फ इसलिए रिजाइन कर दिया कि इस गवर्नमेंट में हम नहीं रहेंगे इस पद पर। बहुत बड़ा पद होता है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल। और यही नहीं, एक घटना आपको बता रहा हूं। पालकी वाला वकील थे इंदिरा गांधी, जो जगमोहन सिन्हा ने ऑर्डर किया था इलाहाबाद हाई कोर्ट में इंदिरा गांधी के चुनाव को रद्द कर दिया था, उसके खिलाफ इंदिरा गांधी जब सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वकील किया नानी पालकी वाला। और पालकी वाला ने कहा ठीक है, मुकदमा हम जितवा देंगे आपको, आप चिंता न करिए, मैडम गांधी आप जाइए। और 23 जून 1975 को पालकी वाला इंदिरा गांधी के पक्ष में खड़े हुए और जस्टिस कृष्णा अय्यर की बेंच ने स्टे ग्रांट किया कि इंदिरा गांधी पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग को अटेंड करेंगे और प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे। उसमें सफलता मिली पालकी वाला, लेकिन उनकी मति मारी गई थी। 2 दिन बाद उनके बेटे संजय गांधी के कहने पर उन्होंने देश में इमरजेंसी लगा दी। और जब इमरजेंसी लगा दी उसके बाद जब मुकदमे की सुनवाई हुई तो पालकी वाला को यह बात खराब लगी कि मुझसे बगैर पूछे मेरे वकील ने इस देश में इमरजेंसी लगाई। और जब इंदिरा गांधी गई पालकी वाला के दरवाजे पर हियरिंग फीस लेते थे पालकी वाला, फीस का लिफाफा लेकर गई। और फीस का लिफाफा जब लेकर गई, आपको बताना चाहता हूं कि हिंदुस्तान के सबसे एक तरह से उस समय जो प्रधानमंत्री का बोलबाला था, दरवाजे पर थे, उनको लान में भी बैठने के लिए पालकी वाला ने नहीं कहा और मुंशी से फाइल मंगवाकर फाइल और पैसे के लिफाफे के साथ उनको वापस कर दिया कि मैडम गांधी आपका मुकदमा हम नहीं लड़ेंगे। ये घटना मैं आपको इस काले कोट की बिरादरी के सामने इसलिए कह रहा हूं कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दरवाजे से फीस और फाइल के साथ कोई लौटा सकता है तो सिर्फ काले कोट की बिरादरी लौटा सकती है। किसी को तुम्ही ने रक्त देकर रंग के उत्सव मनाए थे, तुम्ही तो सर कसम बांधे सरे मैदान आए थे, तुम्हारे ही जलाने से जलेगी क्रांति की ज्वाला, जरूरत पड़ गई है फिर तुम्हारी आज भारत। हम हैं जो दान मांगकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बनाने वाले मदन मोहन मालवीय हैं। हम हैं जो बरडोली का आंदोलन किसानों के लिए हुआ उसको लीड करने वाले सरदार पटेल हैं। हमने स्वदेशी की बात हिंदुस्तान में सबसे बलपूर्वक कहने वाले बाल गंगाधर तिलक के बेटे। हमको नहीं भूलना चाहिए कि लाला लाजपत राय ने मजदूरों की बेहतरी के लिए 1920 में इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया था। हमको नहीं भूलना चाहिए कि राउंड टेबल सम्मेलन में हिंदुस्तान का नेतृत्व करने के लिए एक बार महात्मा गांधी जाते हैं और एक बार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जाते हैं, दोनों पेशे से वकील। आप जहां देखेंगे वकीलों ने हमेशा आगे आकर संघर्ष किया है और इसीलिए यह कालखंड भी ऐसा है कि 2047 का भारत कैसा हो, हम कैसा भारत बनाना चाहते हैं। 2 तरह की सोच है। आप नाराज हो सकते हैं किसी प्रत्याशी से, हो सकता है किसी का फोन न उठे, किसी का काम न हुआ हो, कोई सरकारी वकील भी न बन पाया हो, कोई जो जानना चाहता था करना चाहता था नहीं कर पाया हो, किसी की सड़क न बनी हो। यह बातें गौड़ क्यों हो जाती मैं बताना चाहता हूं। आपका कैंडिडेट यहां से जीत कर जाएगा अगर आदरणीय हेमा मालिनी जी हैं तो वो राम जन्मभूमि कृष्ण जन्मभूमि के पक्ष में खड़ी होंगी। कोई और जीत कर जाएगा तो उसके विरोध में खड़ा। हिंदुस्तान के किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि किस जन्मभूमि आ जाए। ये नरेंद्र भाई मोदी की आस्था का मामला था। और आपको बताना चाहता हूं यह चुनाव 2 बार प्रधानमंत्री जी हो लिए, यह तीसरा जो चुनाव प्रधानमंत्री जी फिर होने जा रहे हैं, हैट्रिक हेमा मालिनी का भी और हैट्रिक प्रधानमंत्री का भी।
ये जो लगने जा रहा है, यह सबसे ज्यादा किसी शहर का, किसी नगर का भाग्य बदलने वाला है तो मथुरा नगरी का भाग्य बदलने वाला है। मथुरा बदलने वाला, क्योंकि अगला बनारस, अयोध्या सब हो गया, अब सबका ध्यान मथुरा पर है। और इसलिए मथुरा से 5 लाख पार होना चाहिए, मैं कहना चाहता हूं। आप कल्पना करिए, कोई अयोध्या जाता नहीं था। पार्लियामेंट के अंदर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने कह दिया कि बाबरी मस्जिद वहां बनाएंगे, नरसिम्हा राव जी। सारे नेता इसी होड़ में लगे थे, कैसे एक तुष्टीकरण की राजनीति की जाए। लेकिन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने जनवरी में जब जाकर अयोध्या के अंदर कहा, आप सोच सकते हैं कोई और प्रधानमंत्री कर सकता कि राम भारत की आस्था है, राम भारत का आधार है, राम भारत का विचार है, राम भारत का विधान है, राम भारत की चेतना है, राम भारत का चिंतन है, राम नित्यता है, राम निरंतरता है, राम प्रताप है, राम प्रतिष्ठा है, राम प्रवाह है, राम प्रभाव है, राम नेति है, राम नीति है, राम विश्व है, राम विशद है और राम विश्वात्मा है। यह कहने की क्षमता किसी के अंदर थी तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के अंदर थी, मैं कहना चाहता हूं। कह सकता था कोई? ये लोग राम को विवाद कहते थे, हमने कहा राम विवाद नहीं, राम समाधान है, यह करके दिखाया कि नहीं दिखाया। ये इस देश की पॉलिटिक्स का दुर्भाग्य है कि एक ऐसी मानसिकता डेवलप हुई जो सनातन के खिलाफ, हिंदू धर्म के खिलाफ काम करने वाली थी। वास्तव में राम हिंदुस्तान को जोड़ने वाले तत्व हैं। आप देखिए, आप तमिलनाडु में जाइए, वहां आपको रामास्वामी मिल जाएगा। केरल में जाइए, वहां आपको रमैया मिल जाएगा। कर्नाटक में जाइए तो वहां आपको रमन्ना मिल जाएगा। आप आंध्र प्रदेश में जाइए, वहां आपको रामाराव मिल जाएगा। आप बंगाल में जाइए, वहां आपको रामादा मिल जाएंगे। आप महाराष्ट्र में जाइए, वहां आपको रामचंद्र मिल जाएंगे। आप गुजरात में जाइए, वहां आपको रामभाई मिल जाएंगे। आप हरियाणा में जाइए, वहां आपको रामलाल मिल जाएंगे। आप उत्तराखंड में जाइए, वहां आपको रामदत्त मिल जाएंगे। और मथुरा में आइए तो वहां आपको राम मिल जाएंगे। कण कण में राम है, यह मैं कहना चाहता हूं। राम मतलब राष्ट्रीयता, राम मतलब जोड़ने वाले, हिंदुस्तान को एक करने वाले तत्व राम है। और भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी राजनीतिक दल में यह साहस नहीं है जो जय श्री राम कह पाए और राम जन्मभूमि और मथुरा जन्मभूमि का भाग्य बदल पाए, यह मैं कहना चाहता हूं। कभी थे अकेले हुए आज इतने नहीं, तब डरे तो अब भला डरेंगे। विरोधों के सागर में चट्टान है हम, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे, जो टकराएंगे मौत अपनी मरेंगे। लिए हाथ में ध्वज कभी न झुकेगा, कदम बढ़ रहा है कभी न रुकेगा, न सूरज के सम्मुख अंधेरा टिकेगा। निडर है सभी हम, अमर है सभी हम, क्योंकि सर पे हमारे बर्धस्त करता, गगन पे लहरता है भगवा हमारा, गगन पे लहरता है। अटल बिहारी वाजपेयी की कविता था। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जब यह लिखा हो तब और आज में कितना बदलाव आया। इसलिए हमारी यह चुनाव, यह दोनों, और इसलिए सारी ताकतें, सारी विरोधी ताकतें लग गई है। एक तरफ परिवारवाद है, एक तरफ तुष्टीकरण है और एक तरफ राष्ट्रवाद। मैं देख रहा था अखिलेश यादव जी कहीं अपने घर में अक्षय यादव को फिरोजाबाद से लड़ा दे रहे हैं, तो बदायूं से शिवपाल यादव, फिर आदित्य यादव को लड़ा दे रहे हैं, तो धर्मेंद्र यादव को लड़ा दे रहे हैं आजमगढ़ से, और पत्नी को लड़ा दे रहे हैं डिंपल यादव। यह परिवारवाद की पराकाष्ठा है। सारे के सारे नेता एक ही परिवार में जो जन्म लिया उसको भी अगर ये 25 वर्ष की आयु सीमा समाप्त कर दिया जाए तो जो बच्चे गोद में खेल रहे हैं सबको लोकसभा में भेजने के लिए टिकट दे दें। एक शायर ने लिखा कि काजू भुनी है प्लेट में, विस्की गिलास में, और उतरा समाजवाद विधायक निवास में, और सब है समाजवाद तस्कर हो या डकैत, इतना असर है अखिलेश करे उनके निवास में।
मैं ये कहना चाहता हूं कि आपको ये मैं सिर्फ इशारा करके हट रहा हूं कि आप समझिए कि ये सवाल किसी हेमा मालिनी के जीतने हारने का नहीं है। सवाल भारतीय जनता पार्टी के जीतने हारने का नहीं है। ये 2047 का भारत कैसा होने वाला है, इसका सवाल है। सीने का बटन खोल कर, कॉलर के बटन खोल कर आप कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी की सरकार वो है जिसने 11 करोड़ इज्जत घर बनाए हैं, जितना आजाद भारत से लेके आज तक नहीं बना। आप बटन खोल कर कह सकते हैं कि हमने 4 करोड़ आपको दिए हैं, 11 करोड़ घरों को नल से जोड़ा है, 11 करोड़ घरों में हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस चूल्हा दिया है, 50 करोड़ जनधन खाते खुले हैं। आपके यहाँ जो काम वगैरह करती थी, मजदूर थी या बर्तन वर्तन माजती थी, उनके खाते पोस्ट ऑफिस में तो खुल जाते थे, पर बैंकों में नहीं जा पाती थी, वातानुकूलित बैंकों में। या भेजने का काम किसी ने किया, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी ने किया। 80 करोड़ लोगों को राशन फ्री, कोरोना में हमने सब 100 करोड़ को वैक्सीन फ्री डबल डोज। आप जिधर देखेंगे 26 करोड़ लोगों का आयुष्मान योजना के तहत हमने कार्ड बनवाए हैं, 5 करोड़ 70 लाख लोगों का निःशुल्क इलाज किया। और अच्छी बात वकीलों के लिए है कि अब 70 से ऊपर इस बार संकल्प पत्र में हमने कह दिया है कि इसमें वकील के नाते आप नहीं हटेंगे, सब लोगों को जोड़ा जाएगा। यह अब की होने वाला है। तो इसलिए मैं उस विस्तार में नहीं जाना चाहता कि हिंदुस्तान 11वीं अर्थव्यवस्था से कैसे 5वीं अर्थव्यवस्था तक पहुंचा है। लोग डेवलपमेंट दर की बात कर रहे हैं। जर्मनी में 0.9% है, अमेरिका का 1.5% है, जापान का 1% है, और हिंदुस्तान, चाइना का 4.2% है और हिंदुस्तान का 6.3% है। दुनिया देख रही है भारत की तरफ। आप अगर घर से नहीं निकले 26 तारीख को तो शायद देखना बंद कर देगी। यह मैं कहने के लिए आपके बीच में आया और इसलिए निकलिए। और जहां तक अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी का बात है, लोग कहते होंगे इट इज इजी टू डिफेम रदर देन प्रेज। बुराई करना आसान है। बाहर के तमाम अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सब बैठे हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार ने, योगी जी ने और भारत की सरकार ने अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए जो काम किए हैं, पहले 60 साल तक के वकील के मरने पर 5 लाख रुपए मिलता था। यह आयु सीमा 9 मार्च 2019 को 70 वर्ष कर दिया गया है। अब 70 साल तक के वकील के डेथ पर उनके परिवार को 5 लाख रुपए मिलता है, चाहे आपात मृत्यु हो चाहे सामान्य मृत्यु हो। पिछले 5 वर्षों में जितना पैसा दिया गया है वह आजादी से लेकर जितना पैसा दिया गया होगा उससे ज्यादा है। यह मैं आपको बताना चाहता हूं। 170 करोड़ रुपया हम दे चुके हैं मृतक अधिवक्ताओं को। और आपको बताएं कि अभी 22 दिसंबर 2023 को 161 लोगों को 7,82,50,000 रुपया, 20 अक्टूबर 2023 को 273 मृतक अधिवक्ताओं को 13,38,00,000 रुपया। ऐसे पूरी सीरीज। और यहां भी मथुरा में स्वर्गीय रामगोपाल पटेल, स्वर्गीय श्यामवीर सिंह, स्वर्गीय कृष्णकांत, स्वर्गीय रामवीर सिंह, स्वर्गीय उपेंद्र कुमार चौहान और स्वर्गीय चंद्रपाल सिंह जी के जो डेथ हुई थी, उनके पैसे को पास करके उनके खाते में हमने भिजवा दिया है। हम कर रहे हैं। कहना आसान है। और 70 से ऊपर 80 तक पहले 1.5 लाख मिलता था, इसको जनवरी में हमने 3 लाख रुपए कर दिया है और आयु सीमा समाप्त कर दी है। शर्मा जी अब 6.5% रही, तब भी ये पैसा मिलेगा। ये कर तो 70 ये इसके अलावा अधिवक्ता कल्याण निधि 1.5 लाख से हमने 5 लाख रुपए किया है, जो जीते जी मिलेगा। 25 नवंबर 2021 को योगी जी ने इसको 1.5 से सीधे 5 लाख में किया है। या 5,000 दीजिए और सीधे 5 लाख रुपए। नए अधिवक्ताओं को भी 3758 नए अधिवक्ताओं को 1,60,00,000 रुपए दिया है। किताब कापी स्टेशनरी के लिए हम दे रहे हैं। आप प्रयागराज जाकर देखिए, 608 करोड़ का हमने 1000 वकीलों को बैठने के लिए 13 मंजिला चैम्बर बनाया। उत्तर प्रदेश में ऐसे 10 कचहरियां थी जहां कभी कैंपस नहीं बना था। शामली में, हापुड़ में, महोबा में, अमेठी में, सोनभद्र में, चित्रकूट में हमने इंटीग्रेटेड कैंपस के लिए करोड़ों रुपया दिया है और वहां सब जगह काम चल रहा है। कभी श्रावस्ती जाकर देखिए या कहीं जाकर देखिए तो आपको लगेगा हम कोशिश कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट। ये अधिवक्ताओं की बेहतरी और बहबूदी के लिए जो हम कर सकते हैं वो करें। विधि
विधि की अच्छी पढ़ाई हो। 387 करोड़ का हमने जो है प्रयागराज में बनाया है विधि विश्वविद्यालय, रिकॉर्ड, जहां पढ़ाई अच्छी पढ़ाई हो सकती है। हम हर दिशा में लगातार लगे हुए हैं। और दो वादा आपसे और करना चाहता हूं, वादा करना नहीं चाहिए लेकिन मैं कहना चाहता हूं, इस साल के खत्म होते होते तक हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट का बिल जैसी हमारी बातचीत है वह भी लागू होगा और वकीलों का स्वास्थ्य बीमा होगा ताकि वकील बीमारी में परेशान न हो। यह दोनों काम हम करने जा रहे हैं और जल्दी करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूं। ये करना चाहता हूं। पर्ची आती है, कई बार लगता है कि बंद करना होगा तो वो भी ध्यान रहता है, लेकिन दूसरी बात लिखी हुई है। ये तो ज्यादा आप कचहरी से आए हैं, बहुत लंबी बात कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यह निवेदन मैं करूंगा कि आप वोट देने जरूर जाएं। जो वोटिंग परसेंटेज है 60-65% है, इसको अभी जो 8 जगह में देख रहा था, इसको जरा मथुरा में बदलो। 5 लाख वोटों से जीत कर जाए हिमाचल और दृष्टि नरेंद्र भाई मोदी पर हो और वोट कमल के फूल पर हो। बाकी कोई चीज, हमारा आचरण मत देखिए, रामकिशन जी का आचरण न देखिए, पंकज जी का आचरण न देखिए, क्योंकि 2047 का भारत अगर आप चाहते हैं, सपनों का भारत चाहते हैं किसी फील्ड में, और हिंदुस्तान में आप कॉलर के बटन खोलकर कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कह सकता है कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के ऊपर चवन्नी के बेईमानी का आरोप नहीं है ये कल। और अंत में यही मैं कहूंगा कि उतरेंगे हम खरे सदा हरे कसौटी पर ही, पांचजन्य का काम करेगा आज हमारा स्वर ही, युग का वेद अभ्यास करेगा अपनी कार्य समीक्षा। हम कंचन हैं कांच नहीं, ले लो अग्नि परीक्षा। हम कंचन हैं कांच नहीं, ले लो अग्नि परीक्षा। तो आप सब लोग 5 घर बाएं 5 घर दाएं जाएं और वोट निकालें। 26 तारीख को वोट दिलाएं अपने मौके को, अपने बस्ते पर सबसे निवेदन कर भारी मतों से उनको जिताएं। और आदरणीय पंकज जी, आदरणीय रामकिशन पाठक जी और सभी संगठन के लोगों के दृष्टिगत देखते हुए आदरणीय प्रदीप शर्मा जी हमारे अच्छे कार्यकर्ता हैं, पुराने कार्यकर्ता हैं, और उनको क्षेत्र में सहयोग के लिए सह संयोजक आप काम यहाँ जो ये क्षेत्रीय है इसको आप देखिएगा। और मैं ये भी